उष्मा हीट। दैनिक जीवन में आप बहुत सारी वस्तु देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म तथा कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। उदाहरण स्वरूप चाय गर्म होती है परंतु बर्फ़ ठंडी होती है। सूप गर्म होता है परंतु आइसक्रीम ठंडी होती है। जलती हुई गैस या चूल्हे पर रखी केतली गर्म होती है परंतु उसका हैंडल ठंडा होता है। गर्म वस्तुओं में भी कुछ वस्तुएं दूसरों से अधिक गर्म हो सकती हैं। इसी प्रकार ठंडी वस्तु में भी कुछ वस्तुएं अधिक ठंडी हो सकती हैं। प्राय स्पर्श कर यह निर्धारित किया जाता है कि वस्तु गर्म है अथवा ठंडी, परंतु कभी कभी स्पर्श कर यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि वस्तु गर्म है अथवा ठंडा। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। एक्सपेरिमेंट 1। 3 पदार्थ टब लीजिए, उन पर 1 2 3 लिख दीजिए। टब 1 में थोड़ा गर्म पानी दीजिए और टब 2 में बर्फ़ डाल दीजिए। टब 3 में नल का पानी डाल दीजिए। अब आप अपना दायां हाथ टब 1 में और बायां हाथ टब 2 में डालिए। आपको दोनों हाथों में क्या महसूस होता है? दाएं हाथ में गर्मी और बाएं हाथ में ठंडक महसूस होगी। 2 मिनट के बाद आप अपने दोनों हाथों को टब 3 में डालिए। आप क्या अनुभव करते हैं? तापमापन। यह प्रयोग दर्शाता है कि गर्म तथा ठंडा तुलनात्मक शब्द है। सिर्फ स्पर्श करके आप नहीं बता सकते कि यह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अधिक ऊष्मा वाली वस्तुएं भी ठंडी लगती हैं। ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होगा, यह तापक्रम निर्धारित करता है। तापक्रम टेम्परेचर ऊष्मा हीट का एक प्रभाव इफेक्ट है। ऊष्मा अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर प्रभावित होती है। तापक्रम मापने के लिए तापमापी थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तापमापी कई तरह के होते हैं। डॉक्टरी थर्मोमीटर, प्रयोगशाला थर्मोमीटर, अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर आदि। डॉक्टरी थर्मोमीटर बुखार आने पर जिस थर्मोमीटर से किसी व्यक्ति का तापक्रम मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। इसमें एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर गुंडी होती है जिसे बल्ब कहते हैं। गुंडी में पारा भरा होता रहता है। गुंडी के ऊपर नली में पारा की एक चमकीली धार देखी जा सकती है। कांच की नली के ऊपर एक मापक स्केल अंकित रहता है जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की माप दर्शाता है। थर्मामीटर को ध्यान से देखिए। इसमें एक विभंग किरणक दिखाई देता है। यह पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। इसकी क्या आवश्यकता है यह आगे जानेंगे। थर्मामीटर से तापमान ज्ञात करने का तरीका। पहले 2 क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित तापक्रम के बीच छोटे चिन्हों को नोट कीजिए। मान लीजिए कि 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच 10 भाग है। तब एक छोटे भाग का मान 1/10 डिग्री सेल्सियस, 1/10 डिग्री सेल्सियस, 0.1 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्मामीटर को कैसे प्रयोग में लाए? उपयोग से पहले और बाद में थर्मामीटर को साफ जल तथा प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल से अवश्य धो लीजिए। थर्मामीटर में पारे की लकीर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर पारे की लकीर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो थर्मामीटर को कसकर पकड़िए और हाथ को 2-3 बार झटकिए। पारा नीचे आ जाएगा। इसे मुंह में जीभ के नीचे दबाकर 1 मिनट तक रखिए। मुंह से निकालिए और पठन पढ़िए। पारे की रेखा दृष्टि रेखा की सीधे में होनी चाहिए। यही शरीर का तापक्रम होगा। जैसे ही थर्मामीटर को मुंह से निकालते हैं तो पारा नीचे गिरने का प्रयत्न करता है। घुंडी के पास लगा किंक इसे नहीं गिरने देता। इससे पारा का सही पठन मिल जाता है। थर्मामीटर के बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर को झटक कर पारे के घुंडी में ले आइए और सावधानीपूर्वक साफ करके रख दीजिए। आजकल इस थर्मामीटर की जगह डिजिटल थर्मामीटर लेता जा रहा है जिसमें पारा का उपयोग नहीं होता। थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग किया जाता है। तापमान बढ़ने से इसका प्रसार एक समान होता है। यह ऊष्मा का सुचालक है। यह चमकदार है और शीशे के बाहर से भी देखा जा सकता है। यह शीशे से चिपकता नहीं है। क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट 2। एक डॉक्टरी थर्मामीटर लीजिए। इससे अपना और अपने 2 साथियों का तापमान माप कर लिखिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का तापमान मापा जा सकता है। अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया जाता है। यह भी डॉक्टरी थर्मामीटर की तरह दिखता है पर इसमें किंक या विभंग नहीं होता। इसका प्रशीर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर की तरह ही इसका पठन लिया जा सकता है। इसे प्रयोग करने की विधि एक्सपेरिमेंट 3 द्वारा समझी जा सकती है। एक्सपेरिमेंट 3।
किसी बीकर या शीशे के गिलास को पानी से आधा भर दीजिए। पानी नल, हैंडपंप, कुएं कहीं से भी ले सकते हैं। इस पानी में प्रयोगशाला तापमाप की गुंडी डुबाइए। गुंडी बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पारा तापमापी में चढ़ने लगेगा या उतरने लगेगा। जब पारे का तल एकदम स्थिर हो जाए तो पाठ्यांक लिख लीजिए, यही जल का तापक्रम होगा। उपयुक्त प्रयोग आप दूसरे द्रवों गर्म या ठंडा के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ही थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालेंगे पारा नीचे गिरने लगेगा। किंक नहीं होने के कारण यह नीचे गिरता चला जाता है, इसलिए पानी के अंदर रखे रखे ही तापमान नोट कीजिए। पता कीजिए, मुकेश ने डॉक्टरी थर्मामीटर से रीना का तापक्रम मापा, गीता ने प्रयोगशाला तापमापी से सुनील का तापक्रम मापा। दोनों में किसने सही किया, क्यों और क्यों? अब बताइए, ताप किसका प्रभाव है? ऊष्मा क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयास कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? प्रयोगशाला तापमापी का प्रयास कितना होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है? प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी। आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखते हैं। इसे मापने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का संचरण। आप दिए गए चित्र को देखिए। यह हमारे देश के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने का एक तरीका है। इसमें एक के ऊपर एक बर्तन रखे हुए हैं जिनमें चावल या खीर पकती है। चूल्हे पर सबसे नीचे वाला बर्तन है, सबसे ऊपर वाला बर्तन में भोजन कैसे पक रहा है? इसका अर्थ है कि ऊष्मा नीचे से ऊपर तक पहुंच रही है, अर्थात ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं जिनको समझने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। एक्सपेरिमेंट 4। आप अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा के बच्चों को चॉकलेट बांटना चाहते हैं। आप इसे 3 तरीकों से कर सकते हैं। आप सबसे आगे बैठे साथी को चॉकलेट दीजिए और कहिए कि वो उसे पीछे की ओर बढ़ाते जाए। इस तरह आपके सहपाठी सिर्फ आगे पीछे मुड़कर बिना अपना हाथ स्थान छोड़े चॉकलेट प्राप्त कर लेंगे। दूसरे तरीके में आप अपने सहपाठियों को कहते हैं कि आप लोग एक एक करके मेरे पास आइए, चॉकलेट लीजिए और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। जब यहाँ आपके सहपाठी उठकर जा रहे हैं तथा वापस आ रहे हैं। तीसरे तरीके में आप अपनी जगह पर खड़े खड़े ही चॉकलेट सबकी ओर उछाल दीजिए। सभी उसे पकड़ लेते हैं और हो सकता है कुछ चॉकलेट नीचे भी गिर जाए, लेकिन यहाँ आपके सहपाठियों को ना ही हिलना डुलना पड़े और ना ही चलना फिरना। चॉकलेट बांटने की पहली विधि ऊष्मा संचरण की चालन विधि कंडक्शन है। इस विधि से ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। अधिक तापक्रम वाले क्षेत्र से कम तापक्रम वाले क्षेत्र में ऊष्मा का चालन होता है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। एक्सपेरिमेंट 5। स्वेटर बुनने वाली सिलाई या लोहे की एक पतली छड़ लीजिए। मोम की सहायता से इसमें चित्र अनुसार बराबर बराबर दूरी पर पेपर पिन लगा दीजिए। एक स्टैंड में सिलाई को लगा दीजिए। अब सिलाई के एक सिरे को मोमबत्ती स्पिरिट ज्वालक से गर्म करना शुरू कीजिए। निरीक्षण कीजिए कि क्या हो रहा है। निष्कर्षश ज्वालक के नज़दीक वाला सिरा पहले गर्म होता है, इसलिए इसके नज़दीक वाला पिंड पहले गिर जाता है। अतः ऊष्मा का चालन अधिक सूक्ष्म वाले क्षेत्र से कम तापक्रम वाले क्षेत्र की ओर होता है। चालन की आवश्यक शर्तें। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चालन द्वारा ऊष्मा के प्रभाव के लिए शर्तें। दोनों वस्तुएं संपर्क में हो, दोनों का तापमान अलग अलग हो। अगर दोनों संपर्कित वस्तु का तापमान एक हो तो ऊष्मा का चालन नहीं होगा। जब संपर्कित वस्तु का तापमान अलग अलग हो तो ऊष्मा का चालन तब तक होता है जब तक तापमान बराबर ना हो जाए। आप बताइए, चालन क्या है? एक वस्तु का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या ऊष्मा का प्रभाव होगा? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो उसकी दिशा क्या होगी? यह प्रभाव कब तक होता रहेगा? ऊष्मा की सुचालक तथा कुचालक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। चांदी ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, सूती, कपड़ा आदि ऊष्मा के कुचालक हैं, अर्थात इनसे होकर ऊष्मा का प्रभाव नहीं हो सकता। हवा और पानी भी ऊष्मा के कुचालक हैं। आइए अब देखिए कि द्रवों में ऊष्मा का परिवहन कैसे होता है। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। एक्सपेरिमेंट 6। एक बीकर में आधी ऊंचाई तक पानी भर दीजिए। उसमें कागज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। टुकड़े पानी में भीग कर डूब जाते हैं। अब एक त्रिपात स्टैंड पर तार की जाली रखिए तथा उस पर बीकर रखिए। उसके नीचे स्पिरिट ज्वालकों को जलाकर रखिए और पानी को गर्म करना प्रारंभ कीजिए। कागज के टुकड़े गर्म होकर ऊपर उठते हैं और फिर बगल की ओर जाते हैं, अंत में नीचे बैठ जाते हैं। यह स्थिति चॉकलेट बांटने की दूसरी स्थिति जैसी ही है। जल की बूंदें या कागज के कण ज्वालक से ऊष्मा पाकर ऊपर उठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं।
ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें पदार्थ के कण वास्तव में गति करते हैं संवहन कहलाते हैं। पदार्थ के कण ऊष्मा ग्रहण कर ऊपर उड़ जाते हैं तथा उनकी जगह दूसरे कण आ जाते हैं और ऊष्मा ग्रहण कर ऊपर उड़ जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूर्ण होती रहती है और सभी कण ऊष्मा ग्रहण करके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा पानी गर्म हो जाता है। वायु में भी ऊष्मा का हस्तांतरण इसी विधि से होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वह वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती जाती है। इसी प्रकार वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे देखिए। क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट 7। एक मोमबत्ती जलाइए, एक हाथ को ज्वाला के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को मोमबत्ती के बगल में। क्या आपको दोनों हाथों में समान गर्मी लग रही है? निष्कर्षक, संवहन के द्वारा वायु गर्म होती है और ऊपर की ओर उड़ती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर वाला हाथ अधिक गर्मी महसूस करता है। संवहन का व्यवहारिक अनुभव। समुद्री तट के क्षेत्रों के लोग खिड़कियों समुद्र की ओर रखते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। जल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा जल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म हवा समुद्र की ओर चली जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्र समीर सी ब्रिज कहते हैं। रात्रि में यह प्रक्रम उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर लैंड ब्रिज कहलाती है। विकिरण रेडिएशन। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती है। आजकल सोलर कुकर भी मिलते हैं जिनमें सूर्य की गर्मी से भोजन पकता है। आखिर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकांश स्थान पर तो वायु भी नहीं है। चालन अथवा संवहन के द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि प्रयुक्त होती है जिसे विकिरण रेडिएशन कहते हैं। चॉकलेट बांटने की तीसरी विधि से इसकी मान्यता दिखाई जा सकती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब आप आग तापते हैं या हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही संचरित करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित रेडिएट करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, वह कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। क्या अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि चीज़ें कैसे गर्म और ठंडी हो जाती हैं? आइए अब जानिए कि ऊष्मा के संचरण की इन विधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक होते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए इनमें गर्मी अधिक लगती है। गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक लगते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग का परिवर्तित कर देते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर के ऊष्मा को परिवेश में विकृत होने से रोकती है, अतः हमें गर्मी लगती है। गर्म प्रदेशों में मकानों के सफ़ेद या हल्के रंग से पुताई करने पर वे अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं। डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट एक भौतिक थे जिन्होंने अल्कोहल थर्मामीटर की खोज 1709 ईस्वी में एवं पारा थर्मामीटर की खोज 1714 ईस्वी में की थी। इन्हें तापक्रम मापने के फ़ारेनहाइट मात्रा के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। यह मात्रक उन्हीं के नाम से जाना जाता है।